DR ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, DR ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम हल करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी साथी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे सभी साथी अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सके और अपनी तैयारी को और धार दे सके। शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी बातचीत का सिद्धांत, ऑप्शन सी आपसी संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। एक बार सभी साथी कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, यहाँ पर लिखा गया है विकास एक कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया, अर्थात विकास क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निरंतरता का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को प्रदर्शित किया था। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी एरिक्सन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, बौद्धिक विकास के 4 चरणों को जो प्रदर्शित किया था वो जीन पियाजे ने किया था। संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज बताई थी। 4 स्टेजों की हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी साथी उन स्टेजों के बारे में खूब जानते हैं। मैं यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करना चाहूँगा। जितने जल्दी प्रश्न हो सके उतने जल्दी प्रश्न हल करवाने की कोशिश रहेगी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप सभी साथियों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी सक्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सक्रिय। एक जो माता पिता होते हैं उनको छोटे बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें एक सक्रिय रूप से भूमिका निभानी चाहिए। अगर माता पिता बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे सीखने की प्रक्रिया में उत्सुकता हासिल करते हैं, अपना इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे बालक क्या है अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत पदोन्नत किया है। ऑप्शन ए जीन पिगेट, ऑप्शन बी व्यगोत्स्की, ऑप्शन सी गैस्टोल्ट सिद्धांतकार, ऑप्शन डी पावलाव। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, सीखने की जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन किया था वो गैस्टोल्ट सिद्धांतकारों ने किया था। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाता है, ऑप्शन बी युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की स्मृति को तीव्र करता है, ऑप्शन डी पुराने और नए अधिगम में विभेद करता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस वीडियो देख रहे हैं। साथियों, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रेरणा होता है, जो मोटिवेशन, वो क्या करता है, युवा शिक्षार्थियों को सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है। क्योंकि साथियों, सीखने की प्रक्रिया में जो प्रेरित व्यक्ति होता है उसका उस कार्य के प्रति क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, अर्थात रुचि को बढ़ा देता है, जिससे बालक को सीखने में आसानी होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं। एक बच्चा है जो कि बुद्धिमान है, युवा बच्चा है, तो उसकी निशानी नहीं है। ऑप्शन ए जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है, ऑप्शन बी जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है, ऑप्शन डी जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है। साथियों, बुद्धिमान बच्चे की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि रटना किसी भी बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब देना है। कौन सी जगह है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीका में परिभाषित किया गया है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निशन जो डेवलपमेंट होता है, उसका सबसे अच्छा तरीका है मित्रों ऑप्शन ए सभागार, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी खेल का मैदान, ऑप्शन डी स्कूल और कक्षा का वातावरण। मित्रों, यहाँ पर कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात की गई है, संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है। तो बालक का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है वो स्कूल और कक्षा के वातावरण से में अधिक तरह से होता है। बालक का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है उसका अधिकतम जो विकास होता है वो विद्यालय और स्कूल के वातावरण में होता है, कक्षा के वातावरण में होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू करता है। बालक जो होता है, ऐसा कौन सा चरण है जिसमें बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू करता है? ऑप्शन ए पूर्व परिचालन चरण, ऑप्शन बी कंक्रीट परिचालन चरण, ऑप्शन सी सेंसरी मोटर चरण, ऑप्शन डी औपचारिक परिचालन चरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंक्रीट परिचालन चरण में बालक क्या करता है? वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से जानना शुरू कर देता है। वैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो आप सभी साथी इनका नाम क्या है मित्रों? हिंदी में याद कर ले एक बार, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें। ऐसी अवस्थाओं के नाम आपको अगर देखने को मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेज में तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शरीर से अपशिष्ट उत्पादों की नियमित उन्मूलन, ऑप्शन बी साथ की आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ऑप्शन डी भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत। साथियों बहुत शानदार प्रश्न है, आप सभी साथी एक बार कमेंट करें। साथियों यहाँ पर क्या पूछा गया है? सोशल और साइकोलॉजिकली नीड्स उनसे संबंधित नहीं है। तो मित्रों जो शरीर से अपशिष्ट जो उत्पाद होती है उनकी नियमित का जो उन्मूलन होता है वो हमारे फिजिकल से संबंधित है, अर्थात शारीरिक आवश्यकता से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, आप सभी साथी ध्यान रखें। ऑप्शन ए हमारा प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? आप शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्कूल जीवन की शुरुआत से उपलब्धि स्तर पर जोर देने पर, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोचिंग पर, ऑप्शन सी छात्रों को अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक शिक्षण मूल्य पर, ऑप्शन डी सवाल करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए। तो मित्रों बालक में, शिक्षार्थी में जो रचनात्मकता का जो विकास होता है वो कब होगा? जब हम बालक को क्या करेंगे, शिक्षार्थी क्या करेंगे? सवाल करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी शिक्षार्थी होगा उसकी जो जन्मजात जो प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। तो बालक को कक्षा में प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको उपयुक्त विकल्प को चुनना है और उसका आंसर देना है। माइंड मैपिंग जो है संदर्भित करता है एक मन की तस्वीर खींचने को, ऑप्शन बी विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए एक ग्राफिकल तरीका, ऑप्शन सी तकनीकी समझ को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी साहसिक कार्य के लिए एक योजना के लिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों माइंड मैपिंग अर्थात मन मानचित्रण जो होता है वो एक प्रकार से विचारों और अवधारणाओं को वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका है। ठीक है मित्रों, अपने आप में माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है एक प्रकार से। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है। इससे संबंधित है अधिगम के मनोदृष्टि के सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम के तत्परता के सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत, ऑप्शन डी अधिगम के प्रभाव के सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत। कौन सा राइट आंसर होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी। साथियों अधिगम के जो सादृश्य सिद्धांत होते हैं वो क्या कहते हैं? बालक कोई भी चीज़ को, नई स्थिति को आत्मसात जब करता है तो उसके जो पुराने अनुभव होते हैं, जो उसके पुराने अधिग्रहण हैं, उनका उपयोग करता है और पहले की स्थिति में जो उपयोग किया था उन्होंने, उसमें नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है। तो इसको अंग्रेजी में हम मित्रों एनोलॉजी का सिद्धांत भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, एनोलॉगी, आप चिंता ना करें मित्रों, एनोलॉजी का सिद्धांत कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन बी कहानी सुनाने की विधि, ऑप्शन ए है हमारा आसान और रोचक पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों की एक अनुकूल किस्म, ऑप्शन डी महंगा और चमकदार सहायता सामग्री। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की बात की गई है, आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों की एक अनुकूल किस्म। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है और प्रश्न का जवाब देना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा
प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष स्कूलों में, ऑप्शन बी विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन सी अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन डी विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित की गई विधियों द्वारा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए पढ़ना विकार, ऑप्शन बी व्यवहार विकार, ऑप्शन सी मानसिक विकार, ऑप्शन डी गणितीय विकार। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी जो डिसलेक्सिया है एक प्रकार से अधिगम अक्षमता है जो कि पढ़ने के विकार से संबंधित है। ठीक है मित्रों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है और उसका जवाब देना है। प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जा सकता। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ लड़ना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों प्रतिभावान जो बालक होता है उसमें अभिव्यक्ति में नवीनता पाई जाती है, जिज्ञासा भी होती है, रचनात्मक विचार से पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता नहीं है, वो अपने आप में ध्यान एकाग्रचित रखता है, लेकिन दूसरों के साथ लड़ने में। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दृश्यता में कमी, कक्षा 5 के एक छात्र को, एक कक्षा 5 का छात्र है, उसको देखने की कमी है, तो आप क्या करोगे, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कक्षा में विशेष उपचार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी काम का स्तर कम करने के लिए माफ़ कर देना चाहिए। माता पिता और मित्रों द्वारा बच्चे की मदद करनी चाहिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों देखने में कमी है और कक्षा 5 का बालक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मित्रों, उसके साथ हम क्या करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे और ऑडियो सीडी के माध्यम से क्या करेंगे, उसकी सहायता प्रदान करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से जो सीखने की प्रक्रिया के एक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, अर्थात सीखने की जो विशेषता है इनमें से कुछ में नहीं है। अधिगम लक्ष्योन्मुख होता है, अनधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थानों ही वह जगह है जहाँ अधिगम किया जा सकता है। ऑप्शन डी अधिगम एक व्यापक क्रिया है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी, सॉरी साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शैक्षिक संस्थान ही वह जगह है जहां अधिगम किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं मित्रों, अधिगम जो होता है वो औपचारिक होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बालक स्कूल में जाएगा तभी सीखेगा, बालक घर परिवार समाज में रहकर भी सीखता है। तो शैक्षिक संस्थान ही अधिगम की जगह नहीं है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि। अधिगम को समृद्ध बनाने की बात है मित्रों, शिक्षक व्याख्यान और स्पष्टीकरण के विभिन्न प्रकारों का उपयोग करके कक्षा में समय समय पर परीक्षण पर ध्यान दिया जाए, असली दुनिया की स्थितियों से छात्रों को अवगत कराया जाए और जिससे कि छात्र आपस में बातचीत कर सके और शिक्षक को सुविधा हो, अधिक से अधिक शिक्षण एड्स कक्षा में इस्तेमाल करें, शिक्षण सहायक सामग्री मतलब। आप सभी साथी एक बार कमेंट करें, जो भी साथी इससे वीडियो देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असली दुनिया की स्थितियों से छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए। आप सभी ने एनसीईआरटी के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़े होंगे, महत्वपूर्ण सिद्धांत। उसमें कहा गया कि बालक की जो शिक्षा होती है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, जिससे कि वो प्रैक्टिकली उपयोग कर सके और उसको आसानी से सीख सके। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्र को शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के इतर सिखाने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विभिन्न छात्रों के बीच तुलना की जानी चाहिए। बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के रूप में लेबलिंग करके। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको आप उपयोगी और दिलचस्प बनाना चाहते हैं, तो मित्रों इसमें आप बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी के रूप में लेबलिंग नहीं करेंगे, छात्रों के बीच तुलना भी आपको नहीं करनी है, और प्रतिक्रिया देने के लिए अगर आप तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करेंगे मित्रों, तो जो कक्षा के सभी विद्यार्थी जो सामान्य भाषा जानते हैं वो अपना प्रतिपुष्टि, अपने जो प्रतिक्रिया वो नहीं दे पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम क्या करेंगे, छात्रों को शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के इतर सिखाने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी इकट्ठा करने के जो तरीके हैं उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक शिक्षक है, उसकी लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं पर भी बैठने के लिए अनुमति देता है, और कुछ छात्र क्या करते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं और समूह चर्चा करते हैं, जबकि कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं। एक माता पिता को ये पसंद नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।
ऑप्शन ए, माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी, माता पिता को बच्चे को स्कूल से दूर रखना चाहिए। माता पिता को प्राचार्य को शिक्षक के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। माता पिता अपने वार्ड का कक्षा का अनुभाग बदलने के लिए प्राचार्य को अनुरोध करना चाहिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता को शिक्षक के साथ क्या करना चाहिए, शिक्षक में विश्वास करना है और शिक्षक के साथ समस्या करनी चाहिए, जिससे क्या है उनकी जो समस्या है उनका हल किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मित्रों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षण के तरीकों में क्षमता और विषयों का ज्ञान। ऑप्शन बी, अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने के लिए अत्यधिक क्षमता। ऑप्शन सी, पढ़ाने के लिए उत्सुकता। ऑप्शन डी, धैर्य और दृढ़ता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप सभी साथी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि शिक्षक का प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और दृढ़ता। आपने देखा होगा मित्रों, छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनको जैसा बोलने के लिए कहा जाता है बोलते नहीं हैं, जल्दी नहीं सीख पाते हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है, तो आप सभी क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने आप में क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है और दृढ़ शक्ति आपकी होगी, तभी आप बालकों को, प्राथमिक स्तर के बालकों को अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य करवा पाओगे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, डैश प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है। एक शिक्षण आप करवा रहे हैं तो प्रेरित शिक्षण किस प्रकार का होगा, छात्रों का सवाल पूछना, कक्षा में पूर्ण निस्तब्धता, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक काम। तो साथियों प्रेरित शिक्षण की जो निशानी होती है वो छात्रों का सवाल पूछना होता है। एक अच्छा शिक्षण वही माना जाता है जिसमें छात्र क्या रहे, सक्रिय रहे और शिक्षक से सवाल पूछते रहे। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निचली कक्षा में अध्यापन के खेल खेल में सीखने की पद्धति पर आधारित है। जो छोटी कक्षाएं हैं उनको खेल खेल में सिखाते हैं, तो जो खेल खेल में सिखाने की जो पद्धति है वो किसके ऊपर आधारित है, विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण के तरीकों के सिद्धांतों पर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है शिक्षण में खेल खेल में सीखने की पद्धति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन बी, पाठ्य सामग्री वर्ग में इस्तेमाल किया जाना। ऑप्शन सी, शिक्षण और सामग्री के तरीकों को सिखाया जाना। ऑप्शन डी, स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करता है। तो मित्रों, जो शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का जो पाठ्यक्रम है उसका जो संदर्भ है वो उसका जो अर्थ प्रदर्शित करता है वो है कि स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे के सारे प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर चरण। ऑप्शन बी, पूर्व परिचालन चरण। ऑप्शन सी, कंक्रीट परिचालन चरण। ऑप्शन डी, औपचारिक परिचालन चरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सार प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना, अर्थात किसी भी चीज़ के निष्कर्ष के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना, कोई नियम निकालना अर्थात सामान्यकरण करना, उसके बारे में तार्किक रूप से सोचना जो बालक प्रारंभ करता है वो करता है औपचारिक परिचालन चरण में 11 वर्ष से ऊपर से लेकर के। आप सभी साथी ध्यान रखें, यहाँ पर तार्किक नहीं पूछा गया, ओनली तार्किक पूछा जाता है। तो तार्किक रूप से बालक सोचना जो प्रारंभ करता है वो इस कंक्रीट परिचालन चरण में करता है। ठीक है मित्रों, लेकिन यहाँ पर सार प्रस्ताव के बारे में कहा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन इस उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शन ए, मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन बी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, शैक्षिक समाजशास्त्र। ऑप्शन डी, सामाजिक दर्शन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। सत्य शिक्षक अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, एक इस प्रकार की शाखा है जिसमें बालक का शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है, ये बताता है उसे अपना घर पसंद नहीं है, उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार नहीं किया जाता है, स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है, इस शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहु बात करनी चाहिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, स्कूल क्या करता है, बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं, ये बयान है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी पावलोव। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं, ये बयान जो है पियाजे महोदय ने दिया है। ठीक है मित्रों, पियाजे महोदय के द्वारा कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय रूप से दुनिया में अपनी समझ का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, निम्न चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों की समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं, ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वयस्कावस्था। साथियों, जो बच्चा होता है किशोरावस्था में अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, अपने साथियों के समूह का सक्रिय जो सदस्य बनता है वो किशोरावस्था में जाकर बनता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी साथियों को हमारी कक्षा कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो आप सभी साथी अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे फिर से हम एक और बेहतरीन कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। मित्रों, अब की बार रीट पार करके दिखाना है और इस सेट में सिलेक्शन निकाल के दिखाना है। तो आप सभी साथी पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करते रहे। ठीक है मित्रों।